जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और यदि आपने अभी अपनी प्रिपरेशन का फोर्थ गियर नहीं डाला है तो प्लीज आप डाल लीजिए और बिल्कुल रफ्तार के साथ। टाइम आ गया है दौड़ने का, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि 10 से 12 दिन ही हैं आपके पास जिसमें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को ये पता होगा कि लास्ट टाइम में 2 या 3 दिन, 3 से 4 दिन ऐसे ही खराब हो जाते हैं हर बच्चे के, सिर्फ़ ये सोचकर कि अब मैं करूँ क्या? तो इससे बेहतर है कि उससे पहले ही आप अपना सभी चीज़ों का, सभी सब्जेक्ट का रिवीज़न कर लें। बट मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नॉर्मलाइज़ेशन, कि आपको एक नॉर्मलाइज़ेशन जैसी चीज़ होती है, वो क्या होती है एग्ज़ाम में, कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ होते हैं और इससे किस तरीके से आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते, बट नॉर्मलाइजेशन से उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वर्ड से पहली बार रूबरू हो रहे होंगे। और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है हमारे एयरफोर्स एग्जाम में और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है बच्चों को। और फिर मैं कुछ स्ट्रेटेजी पर बात करने वाला हूँ। तो आज मैं आपसे खुलकर बात करूंगा आपकी तैयारी को लेकर। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर। तो नेगेटिव मार्किंग है हमारी एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए। मतलब जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें आपका क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके रोंग जाते हैं, मतलब गलत हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप करते ही नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी के आपके पास ऑप्शन हैं जो आपको करने होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आखिर किस चीज़ की लगती है और किस तरीके से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं और कम से कम हम इसका घाटा कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज़ करो कि ओवरऑल एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ, जो 70 नंबर का होता है, 70 का होता है। तो 70 क्वेश्चन या 70 नंबर में से आपने सपोज़ करो क्वेश्चन्स में से 30 क्वेश्चन सही किए हैं बिल्कुल, और उसमें से ही 12 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो अब आपको ये 30 नंबर तो आपको सही मिलेंगे, मतलब 30 मार्क्स आपके बढ़ जाएँगे। उसके बाद और हम इधर आते हैं कि आपने 12 क्वेश्चंस रॉन्ग किए और आपके बचे हुए क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए। जैसे ये 42 आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, बचे कितने 28 जो आपने नहीं किए। तो जो आपने नहीं किए उसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, नेगेटिव नहीं कटेगा। लेकिन जो आपने ये 12 क्वेश्चन गलत किए हैं ना, तो इनका 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद 3, तो आपके 3 नंबर सही नंबरों में से कैंसिल माइनस कर दिए जाएँगे और जितना माइनस करके आएगा उतने आपके टोटल मार्क्स होंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसका मतलब है 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाता है एक गलत क्वेश्चन करने पर। ठीक है बच्चों, यदि आपके 2 क्वेश्चंस गलत हुए तो आपका 1 नंबर आपके सही नंबरों में से कट कर लिया जाता है। तो इसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो याद रखना, आप कम से कम क्वेश्चनों को गलत करना, जिस पर आपको 50% प्लस श्योरिटी हो ना कि हाँ, ये 50% चांस है कि ये सही हो सकता है, तो आप उसे लगा सकते हैं। बट ऐसे तुक्के नहीं लगाने। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि तुक्के लगा देते हैं कि आपको सपोज़ करो 25 क्वेश्चन्स का आपका मैथ का एग्ज़ाम है, इसमें से क्या हुआ कि 15 तो सही हो गए और सही होने के बाद बचे हुए 10 का उसने नेगेटिव कर दिया, मतलब सारे तुक्के लगा दिए। तो ऐसा मत सोचना कि आपके सारे सही चले जाएँगे, सारे ही गलत चले जाएँगे। तो इसमें बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है आपके टोटल मार्क्स पर। ऐसा भी हो सकता है कि आप आसानी से कट ऑफ को क्वालीफाई कर रहे थे, 12 नंबर थे, बट आपकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसमें से 4 नंबर कैंसल आउट हो गए, नेगेटिव हो गए, तो आपके 8 नंबर बचे, जिसकी वजह से आप सेक्शन कट ऑफ भी पास ना कर पाओ। तो बात आई समझ में? तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.05 आपका नंबर डिटेक्ट कर लिया जाता है सही क्वेश्चनों में से, सही नंबरों में से। ठीक है बच्चों? तो जिस तरीके से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने 40 क्वेश्चन सही किए हैं और आपने 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए। तो 12 क्वेश्चन का 1/4 मतलब 3, तो 3 नंबर्स आपके 40 नंबरों में से कैंसल आउट कर दिए जाएँगे, तो आपके टोटल मार्क्स जितने बनेंगे वो होंगे 37। ठीक है बच्चों? तो ये तो हुआ हमारा नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। वहीं हम आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो यदि आपका एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में होता है, मतलब 3 शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट,
सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो इस तरीके से 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पहली बार के बच्चे थे उनका बहुत आसान ईज़ी एग्ज़ाम आ गया हो और ये जो सेकंड वाले थे इनका मॉडरेट एग्ज़ाम आया हो, मतलब यहाँ पर बच्चों को थोड़ा-सा मॉडरेट लगा हो कि हाँ भाई ईज़ी से ऊपर लेवल आया है और वहीं थर्ड एग्ज़ाम हार्ड आ गया हो। तो इसमें क्या होता था बच्चों के साथ कि जो ईज़ी लेकर आए, उनके तो अच्छे मार्क्स बन गए और वहीं जिनके हार्ड जिनका मॉडरेट था, उनके थोड़े कम मार्क्स बनेंगे। ठीक है? इनके सबसे ज़्यादा अच्छा गया, इनका मॉडरेट थोड़ा-सा कम अच्छा गया, उसके बाद हार्ड वालों का और ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इसमें क्या होता था इन बच्चों के साथ थोड़ी-सी ये मान लीजिए कि नेगेटिविटी होती थी कि हाँ, भई हमारे साथ गलत हुआ है। तो इसको बराबर करने के लिए एक नॉर्मलाइज़ेशन चीज़ लेकर आए कि ऐसा करते हैं कि ईज़ी वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग इन बच्चों के थोड़े जिन्होंने हार्ड एग्ज़ाम दिया है, इनके थोड़े थोड़े नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि वो ईज़ी वाले के बराबर चले जाएँ। किसी को भी एक्स्ट्रा एडवांटेज ना मिले। तो इसमें क्या होता है, आपके 2 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, ठीक है? तो ईज़ी आने पर तो ठीक है, कम नहीं होते, बहुत कम केस हैं जिसमें आपके कम कर लिए जाएँगे नंबर। बट बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, वो डिपेंड करेगा आपके एग्ज़ाम की हार्डनेस पर। तो यदि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आपके ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे और यदि थोड़ा-सा ही हार्ड है, मॉडरेट लेवल है, तो थोड़े नंबर ही इंक्रीज़ होंगे। बट ये इंक्रीज़ आप बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जैसे सपोज़ करो किसी बच्चे के 28 मार्क्स थे और कट ऑफ गई थी आपकी 30 पर, बट उसके हार्ड शिफ्ट में 28 मार्क्स थे। तो इसके सपोज़ करो कि 4 मार्क्स आपको नॉर्मलाइज़ेशन के एक्स्ट्रा मिल गए, तो अब कितने हो गए 32, जिसकी वजह से इसका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाता है। तो इसे कहते हैं बच्चों नॉर्मलाइज़ेशन और ये डिपेंड सारा कमीशंस पर करेगा, उन ऑफिसर्स पर करेगा और उस सिस्टम पर करेगा जो ये बताएगा कि एग्ज़ाम हार्ड था, ईज़ी था, मॉडरेट था। ठीक है? तो ये कोई भी बच्चे के हाथ में नहीं रहता, बस ये है यदि आपका हार्ड है तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ये डेफ़िनेट है। और आप यदि आपका ईज़ी था तो कटेंगे तो नहीं, बट यदि आपका ईज़ी आता तो आपको एडवांटेज लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे ताकि कट ऑफ पर फ़र्क पड़े तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो 2 चीज़ क्लियर हो गई आपकी क्या? नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4, जिसमें यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही क्वेश्चनों में से सही मार्क्स में से 0.25 आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन को आपको कैंसल आउट माना जाएगा, नेगेटिव कर दिया जाएगा। मैंने एग्जांपल देकर आपको बता दिया है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, यदि आपका एग्जाम में वेरिएशन आ रहा है इजी, मॉडरेट, हार्ड का, तो हार्ड वाले को ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, मॉडरेट वाले को थोड़ा एडवांटेज और ईज़ी वाला वहीं रहता है लेकिन कम नहीं होते। ठीक है? तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन जो अब पिछले 2 इंडेक्स से हम देख रहे हैं एयर फोर्स में। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ये मानकर चलिए बच्चों बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि बच्चे दिन-रात लाइब्रेरी हो, ऑनलाइन हो या फिर आप ये मान लीजिए कि किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये मत मानिए कि सारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा क्राउड नहीं पढ़ रहा। पूरा क्राउड नहीं पढ़ रहा, बस ये मान के चलिए कि 20%। यदि 3 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो इसका 20% मतलब 60-1,000 के आस-पास पढ़ रहे होंगे, जिसमें से कुछ बच्चे 20,000 10,000 के आस-पास पेपर 1 को क्वालीफाई करेंगे, फिर बाद में लास्ट में बचते-बचते वही 2-3 हज़ार के आस-पास आपकी वैकेंसीज़ हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका कॉम्पिटिशन आप कंप्लीट 3 लाख में मत आँकिए उसे, 2 लाख में मत आँकिए। आपको सिर्फ़ आँकना है तो इन 20,000 बच्चों में 60,000 बच्चों में आँकना है और इनमें आपको टॉप रैंक लेकर आनी है। जिस तरीके से मेरी 326 एआईआर आई थी ना, तो वो ये टोटल में से आई थी कि हाँ, जितने बच्चों ने, और उस टाइम तो 7 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था मेरे टाइम पर। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करने की कोशिश करना। यदि आपका एग्ज़ाम ईज़ी आता है तो आप एडवांटेज नहीं ले पाओगे, बट एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। दूसरा मॉडरेट आता है तो आपको नेगेटिव नहीं करने, नेगेटिव से बचना है। ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने कि किसी जिसका आपको आंसर ही ना पता हो उसे लगा कर आ रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना। यदि आपको 50-50% चांस है कि 2 ऑप्शन है, इनमें से एक तो सही है तो आप लगा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है 4 ऑप्शन में से आप क्या कर रहे हो कि गैस कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? बाकी मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा। मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो प्रिपरेशन से लेकर कहीं तक भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी मेंटरशिप चल रही है, जिसमें मैं आपको अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए
मतलब एग्जाम के अलग-अलग पार्ट के लिए, अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए पीडीएफ्स, नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है? और इंग्लिश के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि आपके 18 प्लस मार्क्स आएँ, ताकि फेज़ 1 क्लियर करने के बाद हम जीडी के लिए भी तैयारी करें और फिजिकल भी मेरे ही निगरानी में हो। तो मैं आपको कंप्लीट मेंटरशिप देने के लिए तैयार हूँ और कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए, लग जाइए, बस लास्ट आपके 10-15 दिन रह गए हैं, जी जान लगा देना। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी भी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।